हेलो साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 29 अगस्त 2023 हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे 8:30 से 10:30 बजे जो आपका एग्जाम हुआ है। इसका ये कंप्लीट डिटेल के साथ एनालिसिस हमारा रहेगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर हम डेली बेसिस पर आपके लिए पीडीएफ भी अपडेट कर रहे हैं और एप्लीकेशन पर भी कर रहे हैं, दोनों जगह कर रहे हैं। आप जहां पर भी हो आप वहां से डाउनलोड उनको कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा हम नेशनल का जो पूरा करंट अफेयर है आपको एग्जाम टाउन पर लगातार कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी आपको दे चुके हैं जिन टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। बाकी और भी वीडियोस जल्द से जल्द हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। गाइज, आज हमें काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस भेजे हैं आप सभी ने। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। तो अभिमन्यु राजपूत जी जो कि पन्ना से हैं, इन्होंने 81 स्कोर किया है। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस बताए हैं। संदीप दीक्षित जी जो कि राजगढ़ से हैं, इन्होंने 60 स्कोर किया है। KS जी जो कि बुरहानपुर से हैं, इन्होंने 83 स्कोर किया है। और दीवान सिंह राजपूत जी जो कि राजगढ़ से हैं, इन्होंने 75 स्कोर किया है। क्लियर है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस बताने में हेल्प की। यहाँ तक कि इन्होंने पूरे क्वेश्चंस हमें विद ऑप्शन के साथ में बताने की कोशिश की है, जिससे हमें क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, है ना। तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सभी इनका जरूर से थैंक्स जरूर से बोलिएगा कमेंट में, कमेंट करके, क्योंकि इनकी वजह से आज आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। क्लियर है गाइज। विद डिटेल के साथ में हम कवर करेंगे। गाइज, आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस डेली बेसिस पर दे पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो को। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है गाइस, किस विदेशी नेता को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? यह दिया गया है। सही जवाब रहेगा शिंजो आबे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है। और 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने 119 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति दी। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यह है, और ये दिया गया है 2021 में शिंजो आबे को, जो कि एक विदेशी नेता है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? और इस तरह से भी हो सकता है कि पाइका नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। दोनों को हमने कवर कर दिया है। देखिए, यहाँ पर जब भी आप पाइका से रिलेटेड डिटेल सर्च करने जाएंगे तो कहीं पर आपको उड़ीसा दिखेगा, कहीं पर झारखंड दिखेगा, कहीं पर कंवर जनजाति से संबंध रहेगा, कहीं पर मुंडा समुदाय से रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो भी ऑप्शन में मिला हो उसी के अकॉर्डिंग आप क्लिक कर सकते हैं। अगर दोनों आपको मिले तो उपरोक्त दोनों आप क्लिक कर सकते हैं, उड़ीसा और झारखंड दोनों। क्लियर है। क्योंकि ये आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका आंसर किसके साथ में जाएगा। इसीलिए हमने सारी डिटेल डाल दी है यहाँ पर कि इसका उड़ीसा और झारखंड दोनों राज्यों से इसका संबंध है। कंवर और मुंडा जनजाति या मुंडा समुदाय के जो है इस नृत्य को करती हैं। क्लियर है। और पाइका जो है ये युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, जहाँ कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध के गठन में और उड़ीसा में प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही झारखंड में भी इसका किया जाता है। यहाँ एक युद्ध संबंधित लोक नृत्य है जहाँ कलाकार भाले ढाल के साथ युद्ध के गठन में। पाइका लंबे भाले का एक रूप है और पाइका शब्द भी युद्ध का प्रतीक माना जाता है। पाइका का अर्थ है पैर सैनिक, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कटहल किन दो देशों का राष्ट्रीय फल है? सही जवाब रहेगा श्रीलंका और बांग्लादेश का। श्रीलंका और बांग्लादेश में इस कांटेदार छिलके वाले फल कटहल को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। कटहल जो है ये बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है, जबकि भारतीय राज्यों में केरल और तमिलनाडु में भी इसे राज्य फल का दर्जा दिया गया है। तो राष्ट्रीय फल का कहाँ का है? तो राष्ट्रीय फल है ये श्रीलंका और बांग्लादेश का। और राजकीय फल कौन सा है, किस राज्य का है? तो राजकीय फल ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश में सबसे ज़्यादा कपड़े निर्यात करता है या वस्त्र निर्यात करता है? तो अमेरिका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कपड़ा वस्त्रालय या फिर कपड़ा मंत्रालय, है ना, यही रेगुलेट करता है बेसिकली निर्यात आयात। कपड़ा मंत्रालय के ही इसमें रहता है पूरी चीज़ें। तो याद रखिएगा, कपड़ा मंत्रालय के अनुसार भारत से अमेरिका को सबसे अधिक 27% कपड़ा और परिधान निर्यात किया गया है। क्लियर है। भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 44.4 अरब लाख डॉलर पर पहुंच गया, यानी कि 44.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
जो अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। आपका करेक्ट आंसर इसीलिए अमेरिका के साथ में चला जाएगा। बाकी और भी आपको अलग अलग राज्य स्टेट के नाम यानी कि अलग अलग कंट्री के नाम दे रखे थे, तो आपका अमेरिका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? तो 1940 में उठाई गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। कब की गई थी? 1906 में। 1940 में इन्होंने एक अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी। तो इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत में ढाका में हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग का पहला जो सम्मेलन है ये अमृतसर में आयोजित किया गया था। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे और मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में लीग में शामिल हुए थे, है ना। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मुस्लिम लीग वाला। 1940 में इन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी। अगला क्वेश्चन है, गेट, GATT होता है गेट। इस गेट में जी का क्या मतलब है ये आपसे पूछा गया है। जनरल ये होता है जनरल। देखिए गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक, है ना, या टैरिफ है माफ कीजिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका ये पूरा नाम है। विश्व और गेट का जो गठन है ये 1947 में किया गया था और 1995 में विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद गेट को भंग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1932 में पारित किया गया भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय भागीदारी अधिनियम या भारतीय साझेदारी अधिनियम। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का। तो भारत की संसद द्वारा 1932 में पारित एक अधिनियम है जो साझेदारी फर्मों का नियमन करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नमन ओझा ने भारत की तरफ से अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला? तो ये खेला 28 अगस्त 2015 को। और गाइज मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन कोई नए क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं कहीं से भी। ये क्वेश्चन ऐसे है जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, है ना। अपन अगर बात करें लास्ट 2 साल की पिछले कांस्टेबल से, तो पिछले जो कांस्टेबल हुई थी उससे अब तक इनके बीच की जो 2-3 एग्जाम हुई ना बड़ी, जैसे कि कांस्टेबल को भी इंक्लूड करेंगे, पटवारी, जेल प्रहरी, तो इन 3 एग्जाम को आप मान लीजिएगा, इनमें ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से हर एग्जाम में देखने को मिला है। अगर आपने एक का भी अच्छे से PYP लगाया होगा तो आप सही करके इसको आए होंगे, है ना। इसीलिए हम बताते हैं कि पूरी डिटेल के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में आप PYP या टेस्ट जो टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट आप देते हो, उनको डिटेल के साथ में लगाया करें, उससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता ही है इस तरह के क्वेश्चन में। नमन ओझा भारत की तरफ से अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था? तो इन्होंने खेला था 28 अगस्त 2015 को। नमन ओझा का पूरा नाम है नमन विनय कुमार ओझा। इनका जन्म 20 जुलाई 1983 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। एक भारतीय प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रतिनिधित्व भी ये कर चुके हैं। 28 अगस्त 2015 को श्रीलंका के खिलाफ भारत की तरफ से अपना पहला टेस्ट मैच इन्होंने खेला था। भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने 15 अगस्त 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, है ना, 15 अगस्त 2021 से। और श्रीलंका के खिलाफ एकमात्र वनडे में 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। उसके बाद जिम्बाब्वे में अपना पहला T20 मैच खेला था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहला T20 मैच किसके साथ में खेला था? जिम्बाब्वे के। कब? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही जवाब रहेगा हिमालय श्रृंखला। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है? देखिए गाइस, हिमालय जो श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी भी आपको याद रखना है। देखिए कंचनजंगा 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। यह महान हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। क्लियर है? महान हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ये। किसका? महान हिमालय पर्वत श्रृंखला का। और यहाँ भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो हिमालय श्रृंखला यहीं आ जाएगा क्योंकि इसकी चोटी यह है, तो ये भी तो हिमालय श्रृंखला में ही आती है। तो कंचनजंगा के नाम से ना बोलकर हम हिमालय श्रृंखला भी कह देंगे, तो कंचनजंगा की भी इसी के अंदर आ जाएगी, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। 5 चोटियों में से 3 सिक्किम की सीमा पर स्थित है और 2 चोटियाँ केवल नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी राष्ट्रीय जो पुरस्कार है ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार लोगों को वन्य जीवों की रक्षा के लिए उनके साहस और समर्पण के लिए दिया जाता है। 1731 में राजस्थान के जोधपुर के राजा ने अपने एक मंत्री को नया महल बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा। विष्णु समुदाय प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण असहाय अस्तित्व के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित एक ज्वारी बंदरगाह है। इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया और यहाँ एक व्यक्ति के नाम पर रखा जाने वाला तीसरा बंदरगाह बन गया है। अन्य 2 कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू
बंदरगाह और कामराज बंदरगाह। तो ये इनसे पहले दो हैं, ये तीसरा है दीनदयाल बंदरगाह, है ना। तो इन तीनों लोगों के नाम पर 3 बंदरगाहों के नाम रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है निदा फाजली का वास्तविक नाम क्या है? मुक्तदा हसन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली का मुंबई में निधन हो गया। वो 77 साल के थे। निदा फाजली को अपना आसान भाषा में लिखे दोहों के लिए खास तौर पर याद किया जाता है और निदा फाजली का जो असली नाम था यह था मुक्तदा हसन। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका पूछा गया है। गाइज मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कहाँ से आया। ये क्वेश्चन आया था आपका पटवारी में जो हमारा वो प्रबंधन वाला मैनेजमेंट वाला पोर्शन था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके बने थे कि सार्वजनिक जो कंपनी होती है उनमें अधिकतम संख्या, या पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी, इस तरीके से प्राइवेट कंपनी में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है कर्मचारियों की। इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस बने थे वो आपके मैनेजमेंट में बने थे पटवारी में, और वहीं से कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने ध्यान नहीं रखा हो कॉपी करने के चक्कर में और उल्टा सीधा यहाँ पर जल्दबाजी के चक्कर में इधर भी इसको डाल दिया। सोचा होगा कि जीके का ही क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इसको जीके का भी अपन बोल सकते हैं क्योंकि जनरल नॉलेज कहीं से भी आ सकती है। बट ये जो क्वेश्चन है इससे पहले कभी भी नहीं पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। पटवारी में जो पूछा गया था सेम वो यहाँ पर डाल दिया है इन्होंने। तो जहाँ तक लग रहा है वो वहीं से निकाल रहे हैं क्वेश्चंस, पटवारी वाली एग्जाम में से भी क्वेश्चंस को कॉपी करके इसमें डाल रहे हैं। तो आप उनको भी पढ़िएगा, इसके अलावा जेल प्रहरी वाले भी पढ़िएगा, पिछला कांस्टेबल के भी हमने सारे आपको कवर करवा दिए हैं, तो आप उनको भी पढ़ के जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आपके 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार इन 4 जिलों में किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो 4 जिले आपको दे रखे थे, हमें ऑप्शंस भी मिल गए थे, है ना। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी ये थी ठाणे जिला पुणे की, है ना। ये पुणे में आता है, ठाणे जिला इसकी थी। एक मुंबई में भी आता है आपका ठाणे, है ना, ठाणे था वो जहाँ से पहली बार रेल शुरू हुई थी, तो वो ठाणे, ये एक पुणे में आता है ठाणे। तो यहाँ की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है। ये जिला आपसे पूछा गया बेसिकली कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों में किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है भारत में। तो इस तरह से है 1.1 करोड़ की आबादी के साथ 2011 की जनगणना में भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है ये ठाणे है, पुणे का। क्लियर है? इसके अलावा 2011 में भारतीय राज्यों की जनगणना से पता चलता है कि केरल देश में 93.91% साक्षरता दर के साथ सबसे अधिक साक्षर राज्य है और 63.82% साक्षरता दर वाला बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि में कितने वर्ण होते हैं? तो 64 वर्ण होते हैं। इसमें प्रत्येक आयताकार सेल में 6 बिंदु यानी डॉट्स होते हैं जो थोड़े थोड़े उभरे होते हैं। यहाँ 2 पंक्तियों में बनी होती हैं और इस आकार में लगभग अलग अलग 64 अक्षरों को बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हीरा भूमिया का मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? अगस्त से सितंबर के महीने में लगता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर के क्षेत्र के आसपास अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है और ये जो मेला है हीरामन बाबा की याद में आयोजित किया जाता है। ये हिंदू मेला है और हिंदू महीने के भाद्रपद में आयोजित किया जाता है। क्लियर है? बाबा हीरा भूमिया मंदिर में लगने वाले वार्षिक मेले में भाग लेने के लिए ग्वालियर से लोग बड़ी संख्या में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं, हम देखिए नेशनल का जो पूरा करंट अफेयर एग्जाम टाउन पर कवर करवा चुके हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पर वीडियो आ रहा है, तो आपके लिए जल्द ही नया वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। रिकॉर्ड हमने कर लिया है, जस्ट आपके लिए आने ही वाला है। 2022 और 2023 के जितने भी पुरस्कार है, शांति पुरस्कार हो गए, जितने भी पुरस्कार सम्मान है आपके, खेल पुरस्कार और पुरस्कार सम्मान, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे का वीडियो जल्द आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एग्जाम टाउन को, वहां पर जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा, है ना। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार या नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? एलेन बालियास्की को दिया गया, ये याद रखिएगा। वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेन बालियास्की को और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया है। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया जाता है और ये जो पुरस्कार है वर्ष 2010-11 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में हुआ था। पहला आम चुनाव 1951-52 4 महीने में के लिए हुआ था और 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक ये हुआ था। यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है, अर्थात 21 वर्ष की आयु या इससे अधिक आयु के व्यक्ति मतदान का अधिकार रखते थे।
अगला क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसे ऑपरेशन शून्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। इसमें असम के साथ 262 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 180 किलोमीटर, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर और बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर साझा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो राज्य लगता है ये बंगाल लगता है ना। तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चन हमने आपको जीके के बता दिए हैं। एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, ई बुक है, टेस्ट सीरीज है, इनकी मदद से काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं आपका स्कोर। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, डेमो जरूर चेकआउट करिएगा। सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज हमारी है, जरूर से आप इनरोल कर लीजिएगा। बात करेगा साइंस की, साइंस का पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोडा से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन दे रखे थे तितली, बिच्छू, इस तरह से। तो गाइस आर्थ्रोपोडा से संबंधित जो जीव है उनमें आते हैं टिड्डी, तिल्ली, बिच्छू, झींगा, ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन पाउडर का आविष्कार किसने किया? तो रोजर बेकन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है डीपीटी का टीका, है ना, ये डीपीटी होता है, डीटीपी, ये लिखने में बाय मिस्टेक डीटीपी, है ना। तो ये जो टीका है ये क्यों लगाया जाता है? तो डिप्टीरिया, पर्टुसिस और टेटेनस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा धातु है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, इस तरह से ऑप्शन आपको मिले थे। तो कोई भी विकल्प सही नहीं है क्योंकि ये सभी जो है अधातु है, ना कि धातु है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है मुर्गी को खिलाए जाने वाले दाने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? तो विटामिन ए और विटामिन के होता है। पोल्ट्री किस विटामिन के अंतर्गत आता है? इस तरह से शायद यही क्वेश्चन था, उन्होंने बताया है, उन्होंने कुछ अलग तरीके से बताया है उनके अकॉर्डिंग, और ये कुछ अलग तरीके से बताया। क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लग रहा है एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। माइटोकॉन्ड्रिया पादप से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ये सामान्य तापमान होता है नॉर्मल मानव शरीर का। तो ये जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन हमें मिले। अगर अपन बात करेगा इस मैथ्स की, तो मैथ्स में SICI से 3 से 4 क्वेश्चन बने, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछे गए, सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, बोर्ड मास से 3 क्वेश्चन पूछे गए, संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन बनाए, अनुपात से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन, एजेस वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन आपका आया, और एवरेज यानी औसत का भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ये टॉपिक हमें जो मिले वो हमने आपको बता दिया। हो सकता है कुछ और भी आपके टॉपिक पूछे गए हों, बट हमें इतने ही मिले, इतना हमने बता दिया है। जिन लोगों को पता है, जो एग्जाम देकर आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट में कमेंट करके बताने की कोशिश करें कि इनके अलावा अगर और कोई आया है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? रीजनिंग की बात करेगा, इस रीजनिंग का हमारा पहला जो टॉपिक है यह है अल्फाबेट सीरीज। 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन पूछे, सिलोजिस्ट में से क्वेश्चन नहीं था, दिशा दूरी से नहीं था, जीरो का मतलब है नहीं था, है ना, दिशा दूरी से नहीं था, बैठक व्यवस्था से नहीं था। इसके अलावा अगली आकृति कौन सी होगी? 2 क्वेश्चन पूछे गए, घड़ी से 2 क्वेश्चन पूछे गए। गाइस मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा फॉर्मेट है इस टॉपिक का ये बना लिया हमने, और जो एग्जाम देकर आए हैं उनके पास में हम ऐसा सीधा सेंड कर देते हैं, वो एडिट करके इसके आगे जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं उसके आगे उतना लिख देते हैं, है ना। तो ये हम सभी के पास में ऐसा भेजते हैं और उनके पास बाद में हम फिर उनका सबका निकाल कर फिर उसमें उसको मैच करते हैं कि कौन ज़्यादा बता रहा है, कौन कम बता रहा है। तो फिर उसका हम जो है जो ज़्यादातर जो सही बताते हैं वो हम एग्जैक्ट लेते हैं। तो उस तरह से ये हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं तो आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और स्टार्टिंग में आपको नंबर दे चुके हैं, आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें जरूर से अपने जो क्वेश्चन है जरूर से सेंड करें ताकि हम आपको सटीक डेटा दे पाएँ। क्लियर है गाइस? बाकी इसमें हम अपनी इच्छा से या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ें नहीं करते हैं, जो हमें डेटा मिलता है वही डायरेक्टली यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। इसमें हमारा कुछ भी रोल नहीं है, ओनली हमारा रोल यह है कि उनसे हम कलेक्ट करके क्वेश्चंस को हम अपने थ्रू आपको पहुँचा रहे हैं, है ना। तो ये जो बीच में हम आपको इतना करके दे रहे हैं तो वो एक सही फॉर्मेट आपको मिल पा रहा है। अदरवाइज अगर हम बीच में ना करके दें आपको, जो एग्जाम देके आप डायरेक्टली आपको बताएं, तो आपको इतना अच्छा फॉर्मेट भी नहीं मिलेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन क्या था, किस तरह से कैसे पूछे गए हैं। क्लियर है? तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपकी सपोर्ट हेल्प के लिए कर रहे हैं, तो आप जरूर से सपोर्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट में कमेंट करके आप जरूर से अच्छा सा कोई कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, है ना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिगर काउंटिंग। 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन बने, 5 से कोई क्वेश्चन आपका आज नहीं आया है। कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन पूछा गया और फिगर वाला हमने डाल दिया शायद यहाँ पर, फिगर काउंटिंग नहीं डाला है। तो फिगर से 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो ये उन्होंने बताया एग्जैक्ट हमें किस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे भी आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी इन टॉपिकों से, क्योंकि आपको इससे आइडिया लग रहा होगा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं, उन पर आपको फोकस करना चाहिए, है ना। बाकी आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि पैटर्न किस ओर जा रहा है। अब जो है पहले बीच में थोड़ा सा अप हो गया था, अब थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा हाई भी नहीं चल रहा है जितना हम बोल सकते हैं, बट अब ठीक ठाक चल रहा है जिस हिसाब से चलना चाहिए। पर बीच में थोड़ा सा जो नेशनल हिस्ट्री थी, इंटरनेशनल हिस्ट्री, उससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे थे। तो खैर गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और एग्जाम टाउन को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी ही नया वीडियो यहाँ पर आएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस हैं, इनकी मदद से काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम को भी कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर भी हमने पीडीएफ डाल दिए हैं। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।